Hey everyone, I'm Adit Tiwari from NIT रायपुर। टुडे आज हम एक ऐसा आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ जैसे कि हमारे मन में बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस रहते हैं कि हम अच्छे से अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जैसे कि IITs और NITs में क्या अच्छे एडमिशन पा सकते हैं। तो आज मैं आपको एक स्ट्रैटेजी, एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिससे कि आप एक अच्छे से अच्छे जो आप कॉलेज एस्पायर कर रहे हैं वहाँ तक आप कैसे पहुँच सकें। जैसे फॉर एग्जांपल हम वी ऑल हैव heard of many things about IITs and NITs and the benefits they are offering, like for example good research work, along with that they are providing good placements। उसके साथ ही साथ हमारा एक बहुत अच्छा एक इन्वायरमेंट, अच्छा इन्वायरमेंट हमें मिलता है एक अच्छे कॉलेज में जाकर के। तो उसके लिए हम काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर होते हैं, एक माइंडसेट क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको आज एक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि जो सारे बच्चे हैं जिन्होंने प्रिपेयर कर रहे होंगे IIT JEE एडवांस एंड IIT JEE मेंस के लिए, तो उनके लिए मैं बताऊंगा कि वो कैसे किस पैटर्न से वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करें जिससे कि वो अपना बेस्ट अपनी एग्जाम्स में फोकस कर सकें। और एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे कि इस बार का जो JEE मेंस है वो लास्ट ईयर के पैटर्न से थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। NTA कंडक्ट करवा रहा है और ईयरली 2 times के कंडक्ट होता है। और इस बार पैटर्न में ये चेंज है कि इस बार 25 क्वेश्चन है रादर देन 30 क्वेश्चन एंड देट वुड बी ऑफ 300 मार्क्स। And this year the best of 2 marks would be considered in the total score, and the NTA is conducting after that JEE advanced would be conducted after the announcement of result of JEE mains। और इस बार आप लोग सारे लोग प्रिपेयर्ड होंगे कि अप्रैल में आपका अटेम्प्ट था JEE मेंस का, बट ड्यू टू द कोरोना वायरस डिजीज इट इज शिफ्टेड एंड इट इज पोस्टपोन्ड to a date nearly of 25th May, which is not presently, there is no announcement of the confirmed date, but it would be announced around 20th of the April। So आप लोग सब लोग, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने अप्रैल अटेम्प्ट के लिए पूरी तैयारी कर ली होगी। बट देन टू हमारे अंदर की एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम जब तक एग्जाम हो नहीं जाता, जब तक हम एग्जाम अपीयर नहीं कर लेते, तब तक हम एक माइंडसेट हमारा ऐसा रहता है कि ये एग्जाम में हम कैसा हो पाएगा, हम कैसा अपना बेस्ट दे पाएंगे या नहीं, और हमारा स्कोर क्या अचीव करेंगे। लेकिन हमें इन सब चीज़ों से उभर करके एक कॉन्फिडेंस लाना चाहिए अपने अंदर और सोचना चाहिए कि अब हमें अपना जो हम लोग हैं अपना बेस्ट से बेस्ट कंट्रीब्यूट कर सकें जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है। तो उसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका ऑलमोस्ट प्रिपरेशन JEE मेंस के लिए अप टू डेट हो चुका होगा। अब मैं आपको बताऊंगा क्योंकि इस बार JEE मेंस काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, पोस्टपोन्ड हो गया था, तो उसकी वजह से इस बार मुझे पूरा अनुमान है इसका कि दिस टाइम द JEE एडवांस 2020 would be around there would be a gap of 10 to 15 days after the result of JEE मेंस। सो इस बार आपको JEE एडवांस के लिए बहुत ही कम टाइम मिलने वाला है। तो एक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा कि किस चैप्टर्स को आप अपने साथ लेकर के चलें और किस चैप्टर्स में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जो एक 100% रहता है कि उस चैप्टर से एक्सपेक्टेड रहता है क्वेश्चन हर साल। तो जैसे कि आप जो जनवरी अटेम्प्ट में आप दे चुके होंगे और आपको पता चल चुका होगा कि आपके कितने मार्क्स अभी तक आए हैं, तो उसके लिए उसके अनुसार आपको प्रिपरेशन करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैरियर में है कि आपका परसेंटाइल 90% एंड अबव है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने एक अच्छा खासा स्कोर अचीव कर लिया JEE मेन से, और अराउंड आप ये कंसीडर कीजिए कि अगर आपका 95% के अराउंड आ रहा है परसेंटाइल, तो आप JEE मेंस क्वालिफाइड है और आपको JEE एडवांस के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। अब मैं उनकी बात करता हूँ कि जो जिनका परसेंटाइल 75% एंड अबव है, तो मैं उनको रिकमेंडेशन कर देना चाहता हूँ कि अगर आप IITs या NITs में एस्पायर कर रहे हैं तो बिल्कुल ही आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। आप अपना पूरी जी जान लगा दीजिए, 24 घंटे हैं आपके पास। अभी लॉकडाउन चल रहा है, ये मत सोचिए, क्योंकि अब अभी आपके पास किसी को, अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को या अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को बहाना देने का ऑप्शन नहीं है। आपके पेरेंट्स घर पे हैं, आपको एक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी से एक अपना टाइम टेबल डिसाइड करना है और अपने टाइम को मैनेज करना है। इस स्टेज पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लगती है हम लोगों को कि हमें एक टाइम मैनेज शेड्यूल में हम काम नहीं कर पाते। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कैसे कार्य करिए, अपना प्रोसेस और अपना जो स्टडी है मैनेज करने का तरीका है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अभी तक लॉकडाउन से पहले अगर आप बोर्ड्स के टाइम पे 7 घंटे पढ़ते थे, 6 घंटे पढ़ते थे, 8 घंटे पढ़ते थे, तो इस बार मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लॉकडाउन चल रहा है आपका, एक ही आपका उद्देश्य होना चाहिए, एक ही आपका गोल होना चाहिए कि आप जितने घंटे का भी स्ट्रेटेजी अपना स्टडी कर रहे थे उसको डबल कर दीजिए। आपको एटलीस्ट इस समय पे 12 से 14 घंटे अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे कि आप जो अपना मन चाहा कॉलेज है वो अचीव कर सकें। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हार्डली JEE एडवांस तक की जो आपकी जर्नी है, मैक्स टू मैक्स ये आपका 1.5 महीने का और टाइम बचा है इसके लिए आपके पास, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको बताऊँ कि JEE एडवांस का भी डेट अनाउंस नहीं हुआ है तो इसलिए मैं स्पेसिफाई नहीं कर सकता, बट इसके लिए आपका पूरा जो गोल्डन फ्यूचर है,
जो आपका रेस्ट ऑफ द 40 ईयर्स डिसाइड करेगा वो आपका कंसिडरिंग फैक्टर होगा ये 2 ईयर्स। और जो बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन में रहते हैं कि हम ड्रॉप करेंगे तो हमारा स्कोर बूस्ट कर जाएगा, देखिए ऑल अबाउट इज कि आप किस तरीके से अपने अपने आप को समझाते हैं। ये आप अपने आप को एक्सक्यूज़ देते हैं, अपने पेरेंट्स को एक्सक्यूज़ देते हैं कि हम अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर होते हैं। इस बार आपके लिए एक बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बोर्ड्स के बच्चों के लिए भी, कि वो उनको बोर्ड के बाद उनको 1 से 1.5 महीने का टाइम मिला है जिसमें वो अपना जेईई मेंस को स्कोर को काफ़ी अच्छा बूस्ट कर सकते हैं। तो मैं खुद एक सिलेक्टिव चैप्टर्स भी आपको बताऊंगा जिसमें से आप स्टडी करके एक अपना स्कोर को काफ़ी अच्छा इंक्रीज कर सकते हैं एक काफ़ी अच्छे लेवल पे। और मिनिमम मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक स्ट्रैटेजी से चलते हैं तो आपका मिनिमम से मिनिमम आपका 180 मार्क्स तो आप आराम से अचीव कर लेंगे इस अटेम्प्ट में, जो कि एक काफ़ी ईजी स्कोर है एक। और जो इस बार का मैं आपको बता दूं कि इस बार कट ऑफ भी एक्सपेक्टेडली हाई जाएगा, क्योंकि इस बार बोर्ड के बच्चे एज वेल एज ड्रॉपर्स काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर्ड होंगे। तो मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि अगर आप बोर्ड के एस्पिरेंट हैं या फिर ड्रॉपर हैं तो आपको अपना जितनी भी आप अपनी अभी तक की एफिशिएंसी लगा रहे थे उसको आपको डबल जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि जो सारे बच्चे हैं आपके जो कंपटीटर्स हैं आप सोए हुए हो बट बाकी लोग सब जगे हुए हैं और बाकी अपने उद्देश्य को देख रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कि मैं कई बार देखा हूँ और भी मैंने भी प्रिपरेशन की थी, अपने प्रिपरेशन के टाइम में मुझे भी ऐसा लगता था और मैं इतने बच्चों को समझाया हूँ पढ़ाया हूँ कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है उनके एक्सपीरियंस को देख करके कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है मैथ्स का, अगर स्पेसिफिकली मैथ्स की मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में कई बच्चों का ऐसा रहता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर से उनको डर लगने लगता है स्टार्टिंग से ही, क्योंकि उसमें आयोटा थीटा होता है, सिस थीटा होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, तो उसमें काफ़ी डर जाते हैं लोग। तो मैं उसके लिए आपको समझाना चाहूँगा कि आप अगर आपको इस स्टेज पे अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से डर लग रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस चैप्टर को स्किप कर दीजिए और एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी लेके चलना है आपको कि देखिए अगर आपका मार्क्स कितने हैं, आपको कॉलेज अचीव करना है। अगर आपको आईआईटी जेईई एडवांस, अगर आप आईआईटी दिल्ली आईआईटी बॉम्बे के लिए सोच करके चल रहे हो और अभी आप सो करके बैठे हो आराम से कि हमें पढ़ने की ज़रूरत क्या है, सर ने बता दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ करके एक दिन सो लेते हैं, बिल्कुल भी सोने का टाइम नहीं है। 4 से 6 घंटा सो रहे हो अगर इस समय तो काफ़ी है, पर्याप्त है इस टाइम के लिए। और इस टाइम अपना जितना बेस्ट से बेस्ट दोगे उतना अपनी लाइफ को मिलेगा। तो मैं उसके लिए बताना चाहूँगा कि देखो कुछ चैप्टर्स हर सबके साथ होते हैं कि उनको डाउट रह जाता है अपने ईयर टाइम में, वो कंप्लीट उसको नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए मैं एक स्ट्रेटेजी बताऊँगा कि अगर आप जेईई मेंस के लिए जो भी है तो उसके लिए जो जेईई मेंस को पर्टिकुलरली टारगेट कर रहे हैं और अच्छे एनआईटीज़ में जाना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि आप अराउंड अगर 200 के आसपास का एक अच्छा सा खासा स्कोर क्रिएट करते हैं तो आपको एक डिजायर्ड एनआईटी में जाने का मौका मिल सकता है 200 एंड अबव का। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कुछ बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं जो 1 से 2 दिन में आराम से कंप्लीट हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ, मैथमेटिक्स से मैंने स्टार्ट किया था, तो मैथमेटिक्स में कुछ चैप्टर हैं सेट्स एंड रिलेशन, जैसे कि जो सेट्स एंड रिलेशन है उसमें काफ़ी ईजी। तो जैसे कि अगर हम स्पेसिफिकली मैथ्स के बारे में देखें तो मैथ्स में हमारा स्पेसिफिकली रहता है, जैसे कि अगर हम सेट्स देख रहे हैं, सेट्स रिलेशन, उसके बाद है हाइट्स एंड डिस्टेंस, उसके बाद है हमारा टॉपिक स्टैटिस्टिक्स, और ये सब जो अगर एक और इंक्लूड करें तो ग्राफ्स। ये सब बेसिकली बहुत इजी चैप्टर्स हैं सब मैथ्स के, कि मतलब अगर आप डेडिकेटेड हैं और एक अच्छी स्ट्रेटेजी से काम कर रहे हैं, एक माइंड में आपका क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि मुझे आईआईटी जेईई मेंस को क्लियर करना है। आईआईटी जेईई मेंस एक बहुत ही इजी स्टेप है रास्ते का और आप बहुत आसानी से इसको क्लियर कर सकते हैं। और आपका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कि मुझे क्लियर करना है, मुझे एक अच्छा खासा स्कोर लाना है जिससे कि हम एक एनआईटी कन्फर्म करके फिर आईआईटी की ओर बढ़ें। तो मैं कुछ चैप्टर्स का नाम आपको बताऊंगा जो कि केमिस्ट्री के लिए बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में एक अगर आप देखें तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, केमिकल बॉन्डिंग। आपको ये बताऊं कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग ये आपस में कोरिलेटेड है, लिंक्ड है। इन लोगों का काफ़ी अच्छे से एक कॉमन क्वेश्चन आता है और जेईई एडवांस में केमिकल बॉन्डिंग से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहता है क्वेश्चंस का। और ये एक बहुत इजी चैप्टर है इनऑर्गेनिक का, अगर आप चाहें तो एक अच्छे से इसको मास्टर कर सकते हैं इसके टॉपिक्स को। उसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो सॉलिड स्टेट, ये मैं बता रहा हूँ एक बीच का टॉपिक है ये,
ये काफ़ी अच्छा है और एक इमेजिनेशन का है। अगर आप इसको सच में एक अच्छे से बैठ करके एक अच्छे स्ट्रैटेजी से इसको आगे भी इसमें काम करते हैं तो हार्डली ये 4 घंटे का चैप्टर है, इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें केवल माइंड ऑफ इमेजिनेशन है कि आप कैसे क्यूब्स को मैनेज कर रहे हैं और कैसे क्यूब्स ये डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैंडल करते हैं। जैसे कि मेनली जो आते हैं क्वेश्चंस वो आते हैं आपके एफसीसी के, एचसीपी के और सीसीपी के। तो इसको आपको कंसीडर करना है क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कितना परसेंटेज ऑक्यूपेशन है उन दोनों का, तो ये आपको कंसीडर करना है। उसके अलावा और चैप्टर्स हैं डी एंड एफ ब्लॉक। फिर से हम आ गए हैं इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक का बहुत इजी है, आप एनसीईआरटी को मास्टर करें तो बहुत आसानी से आप इनऑर्गेनिक को कंप्लीट कर सकते हैं। और सारे क्वेश्चंस जेईई मेंस के जितने भी इनऑर्गेनिक के हैं मैं गारंटी कर दे सकता हूं कि सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आते हैं। अगर आप लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को रिपीट करते हैं, अगर आप एक बार एनसीईआरटी को पढ़ा है आपने और उसके बाद दोबारा आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, मैंने इसको लाइव एक्सपीरियंस किया है, आपको नेक्स्ट टाइम जब आप जाएंगे एनसीईआरटी पढ़ने तो आपको जरूर कोई ना कोई पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। डी एंड एफ ब्लॉक के बाद अगर बात करें तो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर है। इससे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं और आते हैं। इस हर अटेम्प्ट में आप देखेंगे तो डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चंस आते हैं। ये दोनों चैप्टर्स भी कनेक्टेड है ऑलमोस्ट और इनके प्रॉपर्टीज है। और इसके अलावा अगर बढ़े में फिजिक्स की तरफ तो फिजिक्स में भी बहुत इजी चैप्टर्स हैं जिनका रेशियो जो आते हैं एग्जाम्स में वो काफ़ी हाई है। जैसे कि अगर आप बात करें डायमेंशनल एनालिसिस की, डायमेंशनल एनालिसिस के बाद हम बात करेंगे एरर की। जो एरर चैप्टर है उससे काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो एरर है हमारे मेजरमेंट में वो कितना होता है। ये भी हार्डली 2 से 3 घंटे का चैप्टर है, आप आराम से मास्टर कर सकते हैं इन टॉपिक्स को, जिससे कि आपका एक लेवल जो है वो क्रॉस हो सकता है जो कि आपका कट ऑफ बैरियर है। अगर आप इनिशियली ढूंढ करके इजी क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपका एक माइंडसेट कॉन्फिडेंट हो जाते हैं आप एग्जाम में कि मेरा देखो जो कट ऑफ है वो मैंने क्रॉस कर लिया है और अब फिर आप जो बूस्टिंग अपना रैंक बूस्टिंग पे काम कर सकते हैं। तो ये मैं अपना आपका कट ऑफ क्लियर करने के क्वेश्चंस बता रहा हूँ जिससे आपका सब्जेक्ट कट ऑफ क्लियर हो सकता है जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस में। एरर के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो एरर के बाद एक और चैप्टर होता है इंस्ट्रूमेंट्स का। इंस्ट्रूमेंट में मैं आपको दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स होते हैं वो होते हैं वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। इस चैप्टर इसको अगर आप कंसीडर करते हैं तो काफ़ी अच्छे इनके टर्म्स हैं और इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स का है हार्डली आप 2 से 3 घंटे में मास्टर कर सकते हैं इन टॉपिक्स को। और वर्नियर का इसमें वेटेज ज़्यादा रहता है, वर्नियर के क्वेश्चंस आते जाते हैं। और ये मैंने बात किया स्पेसिफिकली, मैंने बहुत ज़्यादा बात की ये जेईई मेंस के लिए कि आप जेईई मेंस में किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें जिससे कि आपको अच्छी आप रैंक ला सकें और एक अच्छा खासा आप स्कोर मेंटेन कर सकें। अब मैं आप बात करने जा रहा हूँ जेईई एडवांस के बारे में कि आप एडवांस में क्या करें कि जिससे आप एडवांस में एटलीस्ट एक आईआईटी तक पहुंच सकें। जो भी आप एक बेसिकली एक टारगेट रहता है कि मुझे आईआईटी जाना है, तो उसके लिए मैं बात करूंगा कि आपको एक एनालिटिकल प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एनालिटिकल प्रैक्टिस करिए। उसके बाद जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं एनालिटिकल एंड सब्जेक्टिव करके एक रहता है कॉलम, उसको मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको आप सॉल्व करिए। स्पेसिफिकली उसमें 30 to 40 ईयर्स के प्रीवियस ईयर ऑफ जेईई एडवांस। इसके लिए मैं आपको एक बहुत सीक्रेट टिप बताने जा रहा हूं जो कि जनरली इतना माइन्यूट लेवल पे, इतना माइक्रो लेवल पे कोई भी आपको नहीं डिसाइड करेगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप जेईई एडवांस में एक्चुअली रैंक लाना चाहते हैं तो उसके लिए ये बात है कि आपके जो भी आपके टॉपिक्स हैं, मान लीजिए अगर आपने केवल 70% ऑफ द टॉपिक क्लियर किया है, 70% ऑफ द टॉपिक्स पे आपको कमांड है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जेईई एडवांस के लिए आप केवल 70% ऑफ द टॉपिक ही पढ़ के जाइए। आप 100% बटोरने के चक्कर में मत पड़िए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जेईई एडवांस इज अबाउट डूइंग एंड गोइंग टू द डेप्थ ऑफ द ईच एंड एवरी चैप्टर। आप ऊपर से पढ़ के चले जाओगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और जो आपको चैप्टर्स आते भी होंगे वो भी आप भूल जाओगे। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो आपको चैप्टर्स में कमांड है, जिसमें आपको लगता है कि यार इसमें कहीं से भी क्वेश्चन तुम ले आओ, मैं इसको फाड़ के रख दूंगा, इसमें चीर दूंगा, इसमें फोड़ दूंगा क्वेश्चन को,
तो वो वाले चैप्टर्स आप कंसीडर करिए, भले आपके वो 70% ही हो, 65% वो चैप्टर्स ही हो, लेकिन आप उसमें ही एडवांस करिए, उसमें क्लियर करिए। और बेसिक जो आपको इजी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उसमें करिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, लोगों के कंसिडरेशन माइंड में ऐसा रहता है कि परमुटेशन जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा वो होता है, मतलब कि डिफिकल्ट रहता है लोगों के माइंड के हिसाब से। बस मैं आपको बताऊं, परमुटेशन एंड प्रोबेबिलिटी ये दोनों इंटरलिंक्ड चैप्टर्स हैं, और इसको मैं आप बोलूँगा कि इसको आप अगर दोनों को एक साथ कर लेते हैं, मेनली आपको टाइम देना है परमुटेशन को, और प्रोबेबिलिटी आप काफ़ी अच्छे से सीख सकते हैं। जैसे बेस थ्योरम का क्वेश्चन घुमा करके, टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन घुमा करके जनरल एक्सपेक्टेड रहता है कि वो आ ही जाता है, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से स्ट्रेटेजी देख रहा हूँ पेपर्स की कैसे सेट होती है। तो मैं आपको अच्छे से रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप परमुटेशन और प्रोबेबिलिटी को बस स्किप करते हैं तो आपका छूटते हैं पोर्शन। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अच्छे से, अगर आप 3 दिन से 4 दिन का टाइम निकालते हैं तो परमुटेशन एंड प्रोबेबिलिटी को आप मास्टर कर सकते हैं, और इसमें काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूँ तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, फिजिक्स में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगर आपका काइनेमेटिक्स नहीं पूरा है, आपका एनएलएम नहीं पूरा है, तो मैं रिकमेंड करूंगा, ये बोलूंगा, मैकेनिक्स आपकी अगर बची हुई है तो मैं बोलूंगा कि आप पूरा मैकेनिक्स रिवाइज करने से अच्छा है, अगर आप रिवाइज आपका केवल बचा है तो आप उसको रिवाइज कर लीजिए, और दूसरे चैप्टर्स को जो आपने नहीं पढ़े हैं साल भर उसको स्किप कर दीजिए जेईई एडवांस के लिए। बट अगर आपका मैकेनिक्स आपने छुई भी नहीं है और आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हमने एक बार पढ़ी है, थर्मो एक बार पढ़ी है, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़िए, थर्मोडायनेमिक्स पढ़िए, और ईएमआई पढ़िए, ईएमआई एंड एसी। उसके अलावा ये साउंड एंड वेव्स काफ़ी कनेक्टेड चैप्टर्स होते हैं, साउंड वेव एंड एसएचएम, इस पे आप अपना माइंड फोकस कीजिए, जिससे कि आपको एक अच्छा, और इसी से कनेक्टेड एक और चैप्टर होता है वेव ऑप्टिक्स, वाईडीएससी। आप अगर देखेंगे तो वाईडीएससी को मैं जेईई मेंस में भी इंक्लूड करना चाहूँगा। वाईडीएससी को, इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं, डिफ्रैक्शन को कंबाइन करके भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप इसको कंसिडर कीजिए। और जेईई मेंस में केवल वाईडीएससी और जो अलग अलग वेरिएशंस होते हैं उसमें, वो आप इसको कंसिडर कीजिए एडवांस के लिए। और मैं आपको केमिस्ट्री के लिए बताऊँगा, केमिस्ट्री के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप ऑर्गेनिक को मास्टर कर लेते हैं, ऑर्गेनिक में ऊपर वाला बिल्कुल भी सीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक में आपका अच्छे से, अगर आपको मैकेनिज्म जरूरी है, अगर आप स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे अगर आप मैकेनिक्स पे अपने काम कर रहे हैं, जो मैकेनिज्म है उसका, मैकेनिज्म पे अगर आप काम कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा आपको वेटेज मिल सकता है अदर देन अदर्स, बिकॉज उसमें जो जेईई एडवांस है उसमें सारे क्वेश्चंस आपको मैकेनिज्म से ही आएंगे, डायरेक्ट रिएक्शंस एक भी नहीं होगा उसमें। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ जेईई मेंस का, तो उसमें अभी अगर आपका मैकेनिज्म क्लियर है, जो डायरेक्ट रिएक्शन से नेम्ड रिएक्शंस हैं, तो आपको काफ़ी ओवर एज मिल सकता है, काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। और अल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें से काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इन चैप्टर्स को देखिए। उसके अलावा मैं केमिस्ट्री में थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा, यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स एक चैप्टर है, उसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। बायोमोलिक्यूल्स है, पॉलीमर्स है, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को भी मैं बोलूँगा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये चैप्टर्स को बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि ये चैप्टर्स काफ़ी अच्छा वेटेज रखते हैं। और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर से कंबाइन करके जेईई एडवांस से भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है कि आपका कॉम्बो हो जाएगा पूरे तीनों के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के लिए। और ये आपका एक काफ़ी अच्छा ब्रीफ इंट्रो मैंने दे दिया कि आपको कैसे अपना जो 30 डेज रिमेनिंग है उसको कैसे प्लान करना है, ताकि एक अच्छा आप अपने मास्टर कर सके अपने टॉपिक्स को, और अपने रैंक को काफ़ी अच्छे से बूस्ट कर सके। तो यहाँ पे मैं अपने वीडियो को एंड करता हूँ, और आपसे रिकमेंड करूँगा कि आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो हिट द सब्सक्राइब बटन, सो दैट एक मोटिवेशन मिलता है यार हम लोगों को कि हम कैसे अपने काम को अच्छा से इंकरेज करें, ताकि हम अपने वीडियोज़ में क्या चीज़ अच्छा करें कि जिससे हमारे सब्सक्राइबर्स को या फिर हमारे व्यूअर्स को अच्छा लगे। तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको पता चल सके कि उनको कैसे अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मेंटेन करनी है और कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है। और ये चीज़ बता दूँ कि जो लास्ट ऑफ द वीक होगा आपका, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप तो लास्ट ऑफ द वीक में आपको किस तरीके से अपने पीरियड्स को और अपने टाइम टेबल को मैनेज करना चाहिए, जिससे कि आप अपने जो स्ट्रेस फ्री रह सकें और स्ट्रेस फ्री होकर के काम कर सकें।
इस टाइम पे आपको अटैकिंग खेलना है और आपको डिस्टर्ब नहीं होना है किसी से। बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से बात मत करिए, क्योंकि वो आपको डिमोरलाइज करेंगे। या तो वो ये बोलेंगे कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, या तो वो ये बोलेंगे कि उन्होंने बहुत कम पढ़ा है। तो आप इससे स्ट्रेस में आ सकते हैं। इससे बढ़िया कि आप कूल रहिए, काम रहिए, और प्लीज़ हमारे अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।